नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। कल देखो, जैसा आपको पता है, सिविल सर्विसेज 2020 का फाइनल रिजल्ट आया और देखो सच में बहुत खुशी हुई। आपको भी बहुत खुशी होगी, गर्व महसूस होगा कि कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रेगुलर बेसिस में एटोरियल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे और इस बार उनका फाइनल लिस्ट में नाम आया। ये सारे लोग अब धीरे धीरे ओनली इस चैनल पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखो, बात आपकी है। आप में से ज़्यादातर लोग 10 अक्टूबर को अपना एग्ज़ाम दोगे और देखो अपने अपने हिसाब से आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है तैयारी में। थोड़ी बहुत गलतियां देखो हर एक किसी से होती हैं, हम मशीन तो है नहीं, लेकिन बेस्ट ढंग से आपने तैयारी करने की कोशिश की है और अभी भी एग्ज़ाम में 15 दिन बाकी हैं। 15 दिनों में देखो बहुत इम्पैक्ट डाला जा सकता है। मतलब जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, देखो तैयारी हो जाएगी 15 दिनों में, ये तो इनप्रैक्टिकल चीज़ है। लेकिन आप सब सीरियस एस्पायरेंट्स हो, आपने अपना बेस्ट दिया है और इन 15 दिनों में आप बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हो। प्री में बहुत मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो कम से कम देखो आने वाले 15 दिनों के लिए अपनी जो डिस्ट्रैक्शन है बिल्कुल कम कर दीजिए और लास्ट के जो 15 दिन हैं बिना एंजाइटी लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हुए अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि ये जो 15 दिन है ना बहुत निर्णायक है आपकी तैयारी में। अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा अगस्त 2021 के लिए एम्प्लॉयमेंट रेट संबंधित आंकड़े जारी किए गए। हमारे देश में जुलाई के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 7%। बट देखो चिंता की बात यह है, अगस्त के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। कितना हो गया? 8.3%, यानी 1.3% इंक्रीज हो गया। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो देखो एक महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 19 लाख लोगों ने रोजगार खो दिया। जुलाई के महीने में टोटल 399.7 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ था और अगस्त में ये आंकड़ा घट के हो गया 397.8। और ये जो 19 लाख जॉब्स का जो लॉस हुआ, ज़्यादातर जॉब्स का लॉस देखो एग्रीकल्चर सेक्टर से हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट 87 लाख से कम हो गया, जबकि दूसरी तरफ नॉन फार्म जॉब्स में जो एम्प्लॉयमेंट है वो 68 लाख से बढ़ गया। अब देखो अच्छा तो ये होता कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ा वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते, तब तो अच्छा होता ना। अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़कर मजदूरी का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा है, फिर तो देश के लिए अच्छा नहीं है ज़्यादा। लेकिन अब हुआ क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ऑलमोस्ट 9,40,000 लोगों ने जॉब छोड़ दी। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स दे नहीं रहा है, बल्कि यहाँ से भी जॉब्स जा रही हैं। जो बेसिक इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो देखो ये कहती हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को इंक्रीज करना है, यानी ज़्यादा रोजगार पैदा करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज करना होगा। अब देखो इन्वेस्टमेंट दोनों सेक्टर से आ सकती है, पब्लिक सेक्टर से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी। सरकार उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही है अभी फ़िलहाल। सरकार फूक फूक के कदम रख रही है ताकि फिस्कल डेफिसिट ना बढ़ पाए। चलो सरकार की अपनी चिंता है, बट देखो उससे भी बड़ी चिंता ये है प्राइवेट सेक्टर्स जिसके पास पैसा पड़ा है लेकिन वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी इकोनॉमी में विश्वास नहीं है। जब तक देखो बड़े स्केल पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तब तक फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो सिचुएशन है वो खराब की खराब ही रहेगी। और पिछले कुछ सालों में आपको पता है सरकार का फोकस ये रहा है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया जाए, यानी एफडीआई को प्रमोट किया जाए, ये सरकार का फोकस रहा है। इसलिए सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान भी दे रही है, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा नहीं बढ़ने देती। उसका रीज़न एक ये भी है ना कि हमारे देश की इकोनॉमी की जो रेटिंग्स हैं वो ज़्यादा कम ना हो। रेटिंग्स कम हो गई फिर एफडीआई नहीं आएगी, यानी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और इन्वेस्टमेंट आपको पता है बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, यानी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए।
देखो ये बात तो सच है, जब एफडीआई देश में आती है ना तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी आई है देश में कार्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। जब वो कार्स मैन्युफैक्चर करेगी ना तो डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को रोजगार देगी। इनडायरेक्टली देखो वो जो कंपनी है वो हो सकता है टायर परचेज करे किसी छोटी कंपनी से, कोई और दूसरे इक्विपमेंट्स परचेज करे और उसको यूज़ करे अपनी फैक्ट्री में, तो इनडायरेक्टली भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है इसको स्क्रूटिनाइज करते हैं राइटर इस आर्टिकल में। राइटर कहते हैं देखो जो ये बाहर की कंपनीज होती है ना ये अपना फ़ायदा देखती हैं। जैसे फोर्ड कंपनी है, फोर्ड कंपनी इंडिया में आई, उसने मैन्युफैक्चर किया जब उसको इंडिया में फ़ायदा लग रहा था। अब इंडिया के मुकाबले में उसे लगता है इंडोनेशिया, बांग्लादेश यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना ज़्यादा आसान है, तो वो कंपनीज जल्दी से अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद भी कर देती हैं। यानी उनको जहां लगता है भाई कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, यहां पे मैन्युफैक्चर करना ज़्यादा आसान रहेगा, तो फिर वो एफडीआई यहां से लेकर चली जाती हैं और दूसरे देश में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके बाद कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो हमारे देश में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 19.1 मिलियन यानी 1,90,00,000 लोगों को रोजगार देता है। अभी फिलहाल देखो 70% से ज़्यादा जो ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनीज है ना वो छोटी छोटी हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और ये एक्सपेक्ट किया गया था कि 2022 आते आते इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो रोजगार है वो 38 मिलियन तक पहुंचेगा, यानी 3,80,00,000 तक पहुंचेगा, जिसमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। बट देखो कुछ फैक्टर्स ने इसमें बाधा पहुंचाने का काम किया है। यानी सोचा तो यह गया था कि 2022 आते आते ऑटोमोबाइल सेक्टर में 38 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन 3 प्रॉब्लम्स आ गई। सबसे पहले तो कोविड-19, इसकी वजह से कार की जो सेल्स हैं वो कम हो गई। दूसरा, अब देखो कार में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल होता है, बट हमारे देश में ना सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है, इस वजह से प्रोडक्शन पर नेगेटिव असर पड़ता है। सेमीकंडक्टर्स हम इंपोर्ट करते हैं। तीसरी बाधा ये है फोर्ड इंडियन मार्केट को अब एग्जिट कर चुकी है, तो फोर्ड में जो लोग काम कर रहे थे, ऑलमोस्ट 4,000 एम्प्लॉय फोर्ड में इंडिया में काम कर रहे थे, अब उनका वो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो अब फिर से रोजगार की तलाश में निकल पड़ेंगे। तो इससे होता क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑलरेडी रोजगार की तलाश में थे, वो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उनका कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि फोर्ड मार्केट छोड़ के चली गई है। तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो तो देखो स्किल्ड थे, उनको तो रोजगार चलो मिल जाएगा, वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो लेबर मार्केट है वो तो कंजेस्टेड हो गई ना, ये नुकसान होता है। फोर्ड के अलावा देखो दूसरी कंपनीज का भी एग्जाम्पल दिया जाता है, नोकिया का एग्जाम्पल दिया जाता है। नोकिया जब देखो पीक पर थी तो तमिलनाडु में इनकी एक फैक्ट्री थी, श्री पेरुम्बुदूर में। यहाँ पे नोकिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन का प्लांट था। 8,000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे, 3 शिफ्ट में काम करते थे और एक महीने में 15 मिलियन से ज़्यादा फ़ोन प्रोड्यूस होते थे। और यहाँ जो फ़ोन्स प्रोड्यूस होते थे ना उनको 80 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। बट 2014 में नोकिया ने इस लोकेशन पर अपने प्रोडक्शन रोक दी, जिससे देखो इतने सारे हज़ारों वर्कर्स की जो लाइवलीहुड है वो प्रभावित हुई। वैसे देखो नोकिया का केस तो अलग है, इनका तो पूरा मॉडल ही फेल हो गया, स्मार्टफोन्स का बूम आ गया एकदम से 2014 के बाद। सिटी बैंक का एग्जाम्पल दिया जाता है। सिटी बैंक की हमारे देश में 35 ब्रांचेज हैं। अब सिटी बैंक भी इंडिया को एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ना सिर्फ इंडिया को बल्कि और 13 देशों के जो मार्केट है वहाँ से सिटी बैंक अब जा रहा है। सिटी बैंक का कहना है हम अब वेल्थी रीजन्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी वेल्थी जो लोग हैं उनको सर्विसेज देने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सिटी बैंक जब इंडिया से जाएगा 4,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। उसी प्रकार से फोर्ड कंपनी की हमने बात की, फोर्ड भी इंडिया को छोड़ के जा रही है। गुजरात के सनंद में और तमिलनाडु के चेन्नई में इनका फैक्ट्री है, इनको क्लोज करने वाली है फोर्ड कंपनी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 35,000, मतलब डायरेक्ट तो देखो 4,000 एम्प्लॉय बेरोजगार होंगे और इनडायरेक्ट 35,000 जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे फोर्ड के इंडिया से जाने की वजह से। देखो जब इस प्रकार से कोई कंपनी छोड़ के जाती है ना देश को, पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी वो कंपनीज जो सोच रही थी कि हाँ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी फिर वेट एंड वॉच की रणनीति अपना लेते हैं। वो सोचते हैं कि अरे फोर्ड छोड़ के चली गई, कोई तो दिक्कत होगी,
हम सोचते हैं, एकदम से अभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं इंडिया में। पहले उनका पूरा मन था, लेकिन फोर्ड के जाने की वजह से अब उन्होंने एक बार से ब्रेक ले लिया है कि सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, अभी हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा इशू वो आ जाता है जो अभी हमने डिस्कस किया कि देखो ये जो कोई कंपनी छोड़ के चली जाती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल काम कर रहे थे, अब वो भी जॉब की तलाश में है। उनका मुकाबला ऐसे लोगों से है जो न्यू एंट्रेंट है मार्केट में। तो न्यू एंट्रेंट जो है ना, जो कम एक्सपीरियंस वाले हैं, कम स्किल वाले हैं, वो तो पिछड़ जाते हैं। जाहिर तौर पर कंपनीज जो हैं ऐसे लोगों को तो रोज़गार दे देंगी जो जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादा स्किल्ड हैं, लेकिन बाकी लोगों को नुकसान पहुंचता है जिन्होंने अभी अभी लेबर मार्केट में एंटर किया है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं कि देखो एफडीआई पे जो सरकार का ज़्यादा फोकस है ना कि हाँ एफडीआई इन्वाइट करेंगे, इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे, तो सरकार को ये भी समझने की आवश्यकता है कि आज के समय में ये जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं ना, एमएनसीज हैं, ये बहुत देर नहीं लगाती एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने में। तो इनसे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं ना, वो हमेशा रिस्की रहती हैं। इसलिए हमारे देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जैसे देश के जो उद्योगपति हैं ना, जैसे अंबानी हैं, अदानी है, टाटा हैं, और भी मतलब ये तो बड़े बड़े नाम हमने लिए, इनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। डोमेस्टिकली कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, ये राइटर बोलना चाहते हैं। मतलब डोमेस्टिकली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी ना, उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते एफडीआई से। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ओकस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ओकस के बारे में हमने 3-4 आर्टिकल्स तो डिस्कस कर लिए, लेकिन इसमें जो 3-4 नए पॉइंट्स हैं ना, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, ओकस को लेके ना इंडिया में मिक्स्ड कंसर्न्स हैं। एक तो देखो कुछ एक्सपर्ट्स इंडिया में खुश हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया को भी ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल जाएगी, तो चाइना के अगेंस्ट डेटरेंस पैदा होगी इंडो पैसिफिक रीजन में। अच्छा ही है, इंडिया के लिए तो फ़ायदा ही है ना। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो कुछ एक्सपर्ट्स को कंसर्न्स भी हैं। ऑस्ट्रेलिया को यूएस अपनी बिल्कुल ये हाईफाई टेक्नोलॉजी दे रहा है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वाली, इंडिया को नहीं दे रहा है। इंडिया के पास में एक आईएनएस अरिहंत तो है, वो उसमें भी न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो देखो इतना पावरफुल नहीं है, वो अटैक कर सके बढ़िया ढंग से। तो इस टेक्नोलॉजी की इंडिया को भी आवश्यकता थी। तो इंडिया को ये लग रहा है कि अगर देखो क्वाड का मेंबर तो ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया को यूएस इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी दे रहा है और इंडिया को नहीं दे रहा है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो गई ना। कल को अब वही एक्सपर्ट्स बोलने लगे हैं कि कल को ना यूएसए पे रिलाई नहीं हुआ जा सकता, कल को यूएस टेक्नोलॉजी देने से एंड टाइम पर मना भी कर सकता है। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर ये है, ईस्ट इंडियन ओशन, जहाँ पे अभी तक देखो इंडियन नेवी का डोमिनेंस रहता था, वहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया को ये बढ़िया सी सबमरीन मिलेगी तो यहाँ पे इंडिया का डोमिनेंस भी ख़त्म हो जाएगा ना। ये भी इंडिया को चिंता की बात है, मतलब इंडिया के लिए, कि अभी तक ईस्ट इंडियन ओशन में सिर्फ इंडिया की आईएनएस अरिहंत घूमती थी, लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया के पास भी इतनी बढ़िया सबमरीन उपलब्ध होगी तो इंडिया को भी थोड़ी इनसिक्योरिटी महसूस होगी। बेशक ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं। नेक्स्ट चीज़ फ्रांस के संदर्भ में बोली जाती है। फ्रांस को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले तक तो ऐसी कोई खबर भी नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ फ्रांस का एग्रीमेंट हुआ था डीजल सबमरीन बेचने के लिए $100 बिलियन का, वो फ्रांस को छोड़ के यूएस से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। तो मतलब तो ये हुआ ना कि चोरी छुपे ऑस्ट्रेलिया यूएस के साथ नेगोशिएशंस कर रहा था, लेकिन उन्होंने फ्रांस को बताया नहीं। तो फ्रांस को लगता है कि हमारे पीठ पर छुरा घोंप दिया गया है। इंडिया के देखो दोनों दोस्त हैं, फ्रांस भी दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया भी दोस्त हैं। इंडिया साइड नहीं ले सकता, बाद में एम्बेरसमेंट हो जाए ये डर है, इसलिए इंडिया साइड नहीं ले सकता। एक चीज़ इंडिया ये कर सकता है, चूंकि यूएस हमें ये वाली सबमरीन नहीं दे रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, तो हम फ्रांस के साथ बात कर सकते हैं कि फ्रांस हमारी हेल्प करे, ये जो सबमरीन है वो देश में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से संबंधित। इससे फ्रांस को भी फायदा होगा कि उनको जो डील उनके हाथ से निकल गई, थोड़ा बहुत फायदा अब इंडिया उनसे परचेज करेगा, थोड़ा तो उनको फायदा होगा ही ना। तो ये काम इंडिया कर सकता है। तो ये हमने बात की ओकस की। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कास्ट सेंसस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अब देखो कास्ट सेंसस के बारे में भी हमने डिटेल से जो डिस्कस किया है, कुछ नई बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। कास्ट सेंसस के बारे में डिबेट चल रही है, हमारे देश में कंडक्ट होना चाहिए या फिर नहीं कंडक्ट होना चाहिए। अब राइटर पहला आर्ग्यूमेंट तो ये देते हैं, कास्टलेस सोसाइटी
हम इस्टाब्लिश करना चाहते हैं। अंबेडकर का तो हमेशा से ये तर्क था कि कास्टलेस सोसाइटी इस्टाब्लिश की जाए ताकि सामाजिक तौर पर विभिन्न लोगों के बीच में कोई भी इनइक्वालिटी ना हो। मतलब ये कास्ट ऊपर है, ये कास्ट नीचे है, ये जो इनइक्वालिटी है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है कुछ कास्ट के साथ, बिल्कुल बंद हो जाए अगर कास्टलेस सोसाइटी हम इस्टाब्लिश करते हैं। और लेकिन देखो, मतलब अगर हम कास्ट की गिनती करेंगे तो फिर कास्टलेस सोसाइटी कैसे इस्टाब्लिश होगी ना। कास्टलेस सोसाइटी इस्टाब्लिश करनी है तो कास्ट को तो जमा ही इग्नोर करना पड़ेगा बिल्कुल ही। और लेकिन कोर्ट ये कहता है कि रिजर्वेशन की जब बात आती है ना कि इस कास्ट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, तो कोर्ट डेटा मांगता है। आप बताओ इस कास्ट के कितने लोग को अभी तक रोजगार मिला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने लोग हैं, कितने लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिला। तो इस लिहाज से देखें तो ज़रूरी हो जाती है कास्ट के लोगों की गिनती। इवन पॉलिटिकल पार्टीज तो इसलिए चाहती हैं कि कास्ट की गिनती करना, मतलब कि अगर देखो गिनती करते हैं विभिन्न कास्ट के लोगों की और ये पता लगता है कि उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं है, तो वो मांग उठाने लग जाएंगे कि देखो इनको रोज़गार दो। फिर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना सिक्का चमकाना स्टार्ट कर देंगी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मांग कर रही है ना, वो अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से मांग कर रही हैं। सरकार का ये तर्क है सुप्रीम कोर्ट में कि देखो अगर बैकवर्ड कास्ट का सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे देश में बहुत सारी कास्ट हैं, सब कास्ट हैं, उनके लोगों की गिनती करना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और एक्यूरेसी के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे देखो 1931 में जब कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ, इवन 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी कंडक्ट होया। सरकार कहती है कि हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा इसलिए रिलीज़ नहीं किया। बार बार हम पढ़ते हैं ना कि सरकार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा नहीं रिलीज़ करती। सरकार ने तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इसलिए हमने रिलीज़ नहीं करते, उस डेटा की एक्यूरेसी सही नहीं है। 1931 में लास्ट बार जब कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था, उसकी एक्यूरेसी भी सही नहीं है, इसलिए हम कास्ट सेंसस नहीं कंडक्ट करते, क्योंकि इसको कंडक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद सरकार ने यह भी बोला कोर्ट में कि देखो अगर हम रेगुलर जो हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट होता है ना, इसके साथ कास्ट सेंसस कंडक्ट करेंगे ना, तो फिर जो रेगुलर एक्सरसाइज है ना हर 10 साल में नॉर्मल जनसंख्या की, वो भी खतरे में आ जाएगी। यहाँ पर देखो डेटा भी दिया हुआ है। 1931 में जब ये कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था ना, तो उस डेटा में 46 लाख अलग अलग कास्ट नेम्स हैं। उसके बाद उनकी सब कास्ट भी। तो सोच के देखो इतने सारे कास्ट के लोगों की गिनती करना कितना मुश्किल काम है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन आप दे सकते हो। हमारे देश में ना ये पता लगाना तो जरूरी है कि कौन सी जो कम्युनिटी है वो पिछड़ गई है, ताकि उनके लिए स्पेशल प्रयास किए जा सके उनको अपलिफ्ट करने के लिए। अब इसके लिए कम्युनिटी कैसे गिनती करनी है उन लोगों की, कैसे उन्हें काउंट करना है, ये सरकार को अपने आप थोड़ा सोचना होगा। बेशक कास्ट सेंसस अलग से इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ना करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कम्युनिटीज़ के लोगों की गिनती हो सकती है, ताकि इनइक्विटीज़ जो हैं, इनइक्वालिटीज़ जो हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। बट देखो पॉलिटिकल पर्पस के लिए कास्ट सेंसस नहीं कंडक्ट होना चाहिए कि हाँ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा बोल रही हैं फिर वो फ़ायदा उठा सकें, उसका नहीं। समाज में जो इनइक्वालिटीज़ है ना, उसको एड्रेस करने के लिए अलग से इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज के तौर पर कास्ट सेंसस कंडक्ट किया जा सकता है। और कोई जरूरी नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंडक्ट करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे उसे कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए कास्ट सेंसस से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को ब्रीफ में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।